नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग फिर से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगला वाला भाग यानी कि तीसरी क्लास डिस्कस करेंगे। पिछले दो क्लासों में हमने पहले वाले में सिलेबस को डिस्कस किया था और बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर। मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को क्लासिफाई किया गया था। सेकेंड क्लास में हमने फोर्स और उसके जो यूनिट्स वगैरह हैं, मीन जितने हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट्स का कन्वर्जन का सॉल्यूशन, यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करते हैं तो उस केस में आपको यूनिट कन्वर्जन यानी फोर्स का जितने प्रकार के यूनिट दिया गया है वो आपको बताया गया है सेकेंड वाली क्लास में। आज हम लोग फोर्स का जो गुण है, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, और उसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में पूछा जाता है, बेसिक इंट्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है जो बलों के स्थानांतरण का शीलता का सिद्धांत, मींस द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, और एक होता है भौतिक बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस का मतलब बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो हमारे पास पेपर एक बोर्ड का ही है, मीन सेमेस्टर एग्जाम का है। देखिए उन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कह रहा है कि स्टेट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, मतलब हम लोग ये भी समझेंगे आज बलों के क्या गुण हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसके हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और साथ में फिर ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस और दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस। क्योंकि ये दोनों एक ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक आधार है। इनके बिना हम लोग कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस को आप महसूस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस को भी आप महसूस करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। यदि आप पिछले दो क्लास आप नहीं देख पाए हैं तो आप पिछले दो क्लास को देखेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या क्लासिफाई होता है, और साथ में फोर्स और उसके यूनिट को किस प्रकार से हम लोग डिस्कस कराए हैं। चलिए, तो पहला हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस, मतलब हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस, देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस। अब इसमें हमारा कितने भाग आते हैं? पहला जैसे होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, दूसरी डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस, तीसरा नेचर और सेंस ऑफ द फोर्सेस एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। हिंदी में यदि बात किया जाए तो बल का परिमाण, बल की दिशा, बल की प्रकृति कैसा है, मतलब बल की नेचर कैसा है, और साथ में बल की क्रिया बिंदु। ये यदि चारों यदि हम बात करेंगे तभी एक फोर्स का पूरी कैरेक्टरिस्टिक आपका डिफाइन होता है, पूरी उसकी लक्षण अभिलक्षण को डिफाइन किया जाता है। क्योंकि क्लास हम लोग का जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में वर्जन में रहेगा। हम लोग लिखेंगे यहाँ इंग्लिश, बस बोलेंगे आप हिंदी, चाहे तो आप हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। जैसे पहला हम बात करें इसका, फर्स्ट हम बात करें कि इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फर्स्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। देखिए लिखते चलेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, और इसको हम बोलते हैं बल का परिमाण, बल का परिमाण। दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, बल की दिशा, बल का दिशा, बल किस डायरेक्शन में लगा है। सेकेंड हमारा बल की दिशा हो गया। नेचर अथवा सेंस ऑफ द फोर्सेस, देखिए तीसरा हम लोग क्या बोलेंगे, नेचर, नेचर अथवा सेंस ऑफ फोर्सेस। बल की प्रकृति कैसा है, मतलब बल की प्रकृति क्या है, हम बताएंगे बल की प्रकृति। कुछ लोग रट जाते हैं बट उसका मेन सेंस नहीं समझते हैं, बल की प्रकृति किस प्रकार से है, ठीक है ना, बल की प्रकृति। और एक होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, बल की क्रिया बिंदु, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, बल की क्रिया बिंदु, क्रिया बिंदु, ठीक है ना। हम लोग के पास
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस, बल के अभिलक्षण हम लोग जो हैं वो चार हैं: मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, नेचर और सेंस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसको हम समझेंगे एक्चुअल में होता क्या है। जैसे हम बात करें कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, मतलब इट इज द मैग्नीट्यूड, यदि हम बात करें इट इज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फोर्सेस, यह बल का मान को बताता है। मतलब इट इज रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर्सेस, इसको बोल सकते हैं क्या, इट इज रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर्सेस, इट इज रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ फोर्सेस। यह बल के मान को बताता है। जैसे 5 किलो न्यूटन, एग्जाम्पल बात करें तो यदि इसकी एग्जाम्पल बात करें तो 5 किलो न्यूटन, 5 टन 5 kgf, ये क्या है, ये परिमाण है, ये 5 परिमाण है। कितने परिमाण में, जैसे आपने कहा 10 किलो न्यूटन का लोड लगा, 10 का लगा, ये क्या 10 एक परिमाण है। 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 5 किलो, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्सेस। यदि हम बात करें तो फोर्स दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप जब इसको लगाया जाएगा तब तो मालूम चल जाएगा। आप उसके बाद इफेक्ट होता है, बल किसी बॉडी पर जब इफेक्ट डालता है तो आपको एहसास हो जाएगा कि 5 किलो न्यूटन का लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का। और उस केस में आप मानेंगे कि 10 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है वो 5 किलो न्यूटन से ज्यादा है। मतलब यदि खींचने वाला होगा कि दबाने वाला होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, उसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तो इस सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए इन चारों प्रकार का डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करें कि सपोज एक ऐसे एग्जांपल बात करें, जैसे कोई एक हमारे पास एक सरफेस है और यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा गया है और इस बॉडी पर हमने एक फोर्स यहां से अप्लाई कर रहा हूं, यदि खींचने के लिए मान लीजिए हमने 5 किलो न्यूटन का फोर्स हम यहां पर लगा दिया, ठीक है ना। अभी हम 5 किलो न्यूटन का ऐसे फोर्स लगा दिया, बस इतना, अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है कि आगे लगा रहा है कि पीछे लगा रहा है, कहां लगा रहा है, हमने लगा दिया। दैट 5 किलो न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। बस ऐसे समझेंगे 5 किलो न्यूटन बल का परिमाण है, ठीक है ना। यह बल के मान को बताता है, बल का परिमाण मतलब बल के मान को बताना है। 5 किलो न्यूटन एक टन भी हो सकता है, केजीएफ हो सकता है, डाइन हो सकता है, स्थिन हो सकता है। यदि स्थिन क्या है, डाइन क्या है, केजीएफ क्या है, यदि आप इसको कंफ्यूज हैं इसको लेकर के, आपको सेकंड क्लास देखना पड़ेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। मैं पूरी डिटेल एकदम फोर्स की जो यूनिट है उसको पूरी तोड़ तोड़ के बताया हूं। 1 किलो न्यूटन क्या होता है, 1 केजीएफ क्या होता है, 1 डाइन क्या होता है, 1 स्थिन क्या होता है। तो आप यदि अभी तक नहीं देखें तो सेकंड क्लास फोर्स की यूनिट में देखेंगे, ठीक है ना। हमने इसको बता दिया, यह बल का परिमाण, बल का मान होता है। जैसे डायरेक्शन क्या होता है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए बल को दिखाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम एक लाइन ऑफ एक्शन से कुछ एंगल रेफरेंस से बना करके मानते हैं। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द रिप्रेजेंट बाय द एंगल फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन एंड फ्रॉम फिक्स रेफरेंस एक्सिस। बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट बाय लाइन ऑफ एक्शन एंड एंगल फ्रॉम फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस, लिख सकते हैं ऐसे। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने डायरेक्शन बताना पड़े, यदि आप कॉपी में नोट करना चाहेंगे, यदि ऐसे समझने के लिए बता दे कि मान लीजिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यह क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है मान लीजिए यह, और ये हमारा कोई फिक्स रेफरेंस, ये हमारा फिक्स रेफरेंस है। जैसे सपोज कि ये बल है, तो यदि हम यहां से खींच रहे हैं ऐसे, यदि इसको हम ऐसे इसी के लाइन ऑफ एक्शन में ऐसे बना दिया, ये हमारा है, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, दैट इज द एंगल, इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यही हमारा क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्स की डायरेक्शन पूर्व की दिशा में है कि पश्चिम की दिशा में है कि उत्तर दिशा में है, डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में हमारा बल किस डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे हमने कहा कि बल इस डायरेक्शन में P लगा है, इस डायरेक्शन में Q लगा है, इस डायरेक्शन में R लगा है, इस डायरेक्शन में कुछ भी लगा है, M लगा है। हो सकता है कोई एक ऐसा फोर्स T भी काम कर रहा होगा, एक ऐसा फोर्स आपका S काम कर रहा होगा, एक ऐसा फोर्स हो सकता है N काम कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कितने किस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर हमने कहा ये यदि हमारा ये रेफरेंस अक्ष है, मान लीजिए फिक्स रेफरेंस अक्ष x अक्ष है,
तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 होगा, यहाँ से कुछ एंगल होगा, इसका एंगल होगा, कुछ इसका एंगल होगा, इसका एंगल होगा, इसका एंगल, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। कुछ लोग क्या कहते हैं, यही जो इंडिकेशन है ना, तीर का निशान, इसको डायरेक्शन समझ लेते हैं, गलत समझते हैं। ये एरोहेड क्या प्रदर्शित करता है ये हम बताएंगे। डायरेक्शन क्या प्रदर्शित करता है, कहेंगे किसी रेफरेंस या फिक्स अक्ष से किसी लाइन ऑफ एक्शन का जो एंगल बनता है वही हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस होता है। दिमाग में बैठा लेंगे, फिर से सुनेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, बल की क्रिया रेखा से किसी फिक्स रेफरेंस अक्ष का या फिक्स अक्ष से जो कोण बनता है वही उसकी डायरेक्शन दिशा बताता है। अब हमने दिशा के लिए आपको बता भी दिया, एक एग्जांपल के लिए भी बता दिए। हमने इस एग्जांपल को यहाँ पर रख कर दिया, इसी में सभी को प्रदर्शित करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, हमने कहा इसको मिटा। या एक और एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर बता दिया, मान लीजिए कि एक हमारा कोई वस्तु है और इस पे हम एक फोर्स ऐसे लगा दिए हैं, ठीक है ना, और यहाँ से यदि हम लोग एक रेफरेंस अक्ष मानेंगे तो ये जो यहाँ से एंगल बनेगा दैट इज द डायरेक्शन, यही है डायरेक्शन को बताता है। ये हमारा क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है। समझ गए ना। कहेंगे बल की दिशा, बल की क्रिया रेखा तथा किसी फिक्स अक्ष से जो कोण बनाती है वही हमारा डायरेक्शन होता है। फिर से सुनेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट बाय लाइन ऑफ एक्शन एंड एंगल फ्रॉम फिक्स फिक्स एक्सिस या फिक्स अक्ष, जो भी बोल सकते हैं, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ओके, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया, डायरेक्शन का मतलब ओवरऑल थीटा जो भी आप बना रहे हैं ये आप समझ गए। नेचर अथवा सेंस, ये हमारा व्हाट इज द नेचर। जैसे कहा जाए कि आप दरवाजे को पास जाते हैं तो उस दरवाजे पर आपकी दो प्रतिक्रिया हो सकती है, क्रिया हो सकती है। पहला, आप दरवाजे को या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। मतलब जो आप बल लगाएंगे या तो आप उसको पुश करेंगे मतलब धक्का देंगे, या तो अपनी तरफ खींचेंगे पुल करेंगे। यही दो ही प्रकार से आप खोल सकते हैं दरवाजे को। मींस पुल एंड पुश एज द नेचर ऑफ द फोर्सेस, मींस या तो आप बल अपने से दूर लगा रहे हैं या फोर्स को अपने पास ला रहे हैं। मींस टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम दी, मतलब टूवर्ड्स की ओर या अवे मतलब या दूर, दो प्रकार के फोर्स हो सकते हैं। उसकी नेचर क्या है, खींचने वाला है कि दबाने वाला है। क्या आप खींच रहे हैं या उसको दबा रहे हैं, या पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। दैट इज द रिप्रेजेंट बाय द एरो हेड। एरो हेड रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ द फोर्सेस, कि इस बॉडी को आप खींच रहे हैं या दबा रहे हैं। मान लीजिए एरो हेड हम लगा रहे हैं या हम एरो हेड हम दूर की तरफ लगा रहे हैं, ये एरो हेड ऐसे लगा रहे हैं, और सपोज कि दूसरा हम बिंदु यहाँ पर एक वही सेम फिगर बना दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सेम फिगर बना दिए, ये हम एरो हेड यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का लगा देंगे। जैसे एरो हेड हमने एक इधर लगा दिया। ओके, अब इसको हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे द नेचर ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट बाय एरो हेड। लिख सकते हैं क्या, द नेचर ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट बाय एरो हेड। ठीक है ना, लिख दे क्योंकि छोटा सेंटेंस है। द नेचर ऑफ फोर्स, द नेचर ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट, प्रदर्शित करता है बाय एरो हेड। एरो हेड यह एक तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करता है। जनरली इट इज टर्म्स एज पुश और पुल, मतलब इट इज पुश और पुल। जनरली इट इज पुश मतलब धक्का देना, आर पुल मतलब खींचना। मतलब अब देखिए ये वाला क्या है, ये हमारा पुल है और ये क्या है, पुश है। आप कभी मॉल वगैरह में जाएंगे तो वहां पर लिखा होगा, जब दरवाजे के पास लिखा होगा पुल, ठीक है ना। आप कहे पुल, आप कुछ पता नहीं है कि पुल पुश क्या होता है, पुल लिखा है पुश कर दिए टूट जा सकता है। मतलब आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कि आप उसको पुल कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। उसकी फंक्शन पुल में है या पुश में है, उसके अकॉर्डिंग आप बल लगाएंगे उस दरवाजे को ओपन करने के लिए, ठीक है ना। मतलब ये हमारा टू वर्ड्स, पॉइंट की ओर आ रहा है या पॉइंट से दूर जा रहा है। मींस दो प्रकार का नेचर हो सकता है। मींस इस एरो हेड के द्वारा आप पाएंगे कि 5 किलोमीटर बल लगा के इतने डिग्री पर इसको हम खींच रहे हैं। और इसी प्रकार की मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल भी बनता है भाई, यही प्रकार का न्यूमेरिकल बनता है। बोलेंगे ए फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द पॉइंट,
टूवर्ड्स द पॉइंट, ए फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, एक ऐसा बल जो पॉइंट की ओर लगाया जाता है, एक ऐसा बल जो पॉइंट की ओर लगाया जाता है। ए फोर्स विच इज एक्टिंग, ए फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड्स द पॉइंट इज कॉल्ड, बोल सकते हैं इज कॉल्ड पुश, मतलब धक्का देना। ए फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट इज कॉल्ड पुल, मतलब यदि हम उससे दूर जा रहे हैं, बिंदु जो हमारा दरवाजा है उससे हम दूर खींच रहे हैं, दैट इज द पुल, और हम पास पर लगा रहे हैं तो पुश। टूवर्ड्स अवे फ्रॉम, टूवर्ड्स द पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो टूवर्ड्स द पॉइंट, टूवर्ड्स द पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारा अवे फ्रॉम पॉइंट, ठीक है ना। बिंदु से दूर जाना, बिंदु की ओर, ये हमारा इसका मतलब क्या है, बिंदु की ओर बल, बिंदु, ये पुश का मतलब क्या है, बिंदु की ओर, इसका मतलब क्या है, बिंदु से दूर। तो आप समझ गए होंगे, एक प्रकार का हम लोग डिस्कशन कर लिए। फिर से सुन लेंगे, एक ऐसा बल जो बिंदु की ओर लगाया जाता हो उसको पुश फोर्स, और एक ऐसा फोर्स जो बिंदु से, फिर से सुनेंगे, एक ऐसा फोर्स जो बिंदु की ओर लगाया जाता है पुश, और एक ऐसा फोर्स जो बिंदु से दूर लगाया जाता है पुल कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ए फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, a force which is acting towards the point is called push, a force which is acting away from the point is called the pull force, एक ऐसा बल जो बिंदु की ओर लगाया जाता हो पुश, एक ऐसा फोर्स जो बिंदु से दूर लगाया जाता हो पुल। पुश एंड पुल एज द नेचर ऑफ द फोर्सेस इट इज रिप्रेजेंट बाय द एरोहेड, पुश पुल बल की प्रकृति को दिखाता है, या तो ये खींचने वाला होगा या तो ये दबाने वाला होगा। तो एरोहेड डायरेक्शन को नहीं प्रदर्शित करता, यह नेचर बताता है कि बल हमारा बिंदु से दूर लग रहा है या पास लग रहा है। जैसे हमने कहा कि ये कोई, यहां बता दे, सपोज कि ये हमारा अक्ष है और हमने एक फोर्स ऐसे 5 किलोन्यूटन या 15 किलोमीटर लगा दिए, ये हमारा 30 डिग्री पर है, लेकिन पता नहीं रहा चल रहा है कि इसको हम इस दूर जा रहे हैं खींच रहे हैं कि पास ले आ रहे हैं। तो जब हम एरोहेड बाहर की तरफ लगा देंगे, मतलब इससे हम बाहर जा रहे हैं, तो ये हमारा पुल हो गया। अंदर की तरफ कभी ऐसा लगेगा कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है, ये हमारा सपोज कि 30 डिग्री पर है, 20 किलोमीटर का सपोज है, तो ये हमारा पुश लग रहा होगा। तो एक प्रकार का पुश एंड पुल, दैट इज द नेचर ऑफ द फोर्सेस। अब आप कंफ्यूज नहीं। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, इसको बोलेंगे, बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब देखिए ये हमारा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, मतलब इसको हम यहां पर बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस हम यहां पर बोल सकते हैं। सिमिलरली देखिए यहां पर इसको भी हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। यह किसी बिंदु पर, यह किसी बॉडी के किसी बिंदु पर लगा बल होता है, मतलब यह कहेंगे यह वह किसी बॉडी पर वह लोकेशन होता है जहां पर फोर्स हम लगाते हैं। इट इज लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए बॉडी, मतलब इट इज लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए बॉडी। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज लोकेशन, इसका डेफिनेशन, इट इज लोकेशन, इट इज लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए बॉडी। यह किसी वह बॉडी का वह लोकेशन होता है, यह किसी बॉडी का वह लोकेशन होता है जहां पर, यह लोकेशन की वह बिंदु होता है जहां पर कोई फोर्स अप्लाई होता है। तो जिस बिंदु पर फोर्स अप्लाई होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, और उससे जो क्रिया रेखा पास करती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। यदि उस एरो हेड है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस का एरो हेड या तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, दैट इज द नेचर होता है। डायरेक्शन आप समझ गए होंगे कि यह लाइन ऑफ एक्शन से और किसी फिक्स से के बीच जो एंगल क्रिएट करता है, उनके बीच जो एंगल बनता है वो हमारा डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड आपका सीधा सीधा क्या कहलाता है, कहेंगे मैग्नीट्यूड एज ए ओनली वैल्यू ऑफ द फोर्सेस, यह बल का
एक बताता है कि भाई बल कितना लगा है, तो आप इतना क्लियर समझ गए होंगे हमको लगता है। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं आप हाई स्कूल से या उससे नीचे समझते आ रहे होंगे कि बल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बल का विलक्षण क्या है, बल के गुण क्या है, कहें सभी लोग बताते हो परिमाण होता है, दिशा होता है, ठीक है ना, नेचर होता है और एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस होता है। मतलब आपको बस यहाँ पर एक फील करते हुए समझना है what is the main theme of the magnitude of the forces, what is the main theme of the direction of the forces, what is the main theme of the nature of the forces, what is the main theme of the point of application of the forces। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे। यदि आप यूनिट नहीं समझे फोर्स का तो आपको मैकेनिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी बात, यदि आप कैसियो नहीं चलाने आता तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब करिए, प्ले स्टोर में जाइए, वहां देखिए आप कैसियो चलाने वाला पूरी वीडियो आपको मिलेगा, किस प्रकार से साइंटिफिक कैसियो को ऑपरेट करना होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सॉल्यूशन में। ओके, यदि आप हिंदी में पूरी क्लास ए टू जेड रेगुलर बेस में क्लास आप हिंदी मीडियम में सिर्फ करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हमारे एप्लीकेशन पर नया बैच प्रारंभ हो रहा है, आप नए बैच में एप्लीकेशन पर ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप सेमेस्टर आधारित यदि क्लास आप हिंदी मीडियम में करना चाहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप करेंगे और आपको एप्लीकेशन के माध्यम से वहां पर क्लास से ऐड करा दिया जाएगा, जो भी मिनिमम चार्ज होगा। ठीक है ना, हम आगे आपको ले चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ पर, जिसका नाम है भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत और स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद हम लोग का पास दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। एक आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस और होता है एक फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस। बड़ा ही महत्वपूर्ण है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, और हम हमेशा बोलते हैं ही कि ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाता है। जैसे कि हमने पेपर अभी जस्ट पिछले सेमेस्टर आधारित डिप्लोमा का ये लिया गया है, और आप इसमें अभी अभी जब पढ़े हैं स्टार्टिंग में आप देखे होंगे पेपर हमारे हाथ में था, तो आप उसमें क्वेश्चन पुट अप हुआ है। अब 2 नंबर का भी क्वेश्चन कैसा रहता है, आराम से थोड़ा सा आप उसके विषय में लिखेंगे, उसके विषय में ध्यान देंगे। तो हम पहला बात करेंगे बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है ना, चलिए बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है ना, बलों के भौतिक स्वतंत्रता, इसको इंग्लिश में बोल दिया जाए तो बोलेंगे फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत पहला एक होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो होता है बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। जैसे देखिए बलों के स्थानांतरणशीलता, जहां पर हिंदी लिखने में यदि मिस्टेक होगा तो आप सुधार लेंगे। ठीक है ना, बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत ये, ठीक है ना। बाकी हम लोग का टोटल बस समझाने के लिए हिंदी हम यूज करते हैं ताकि हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एक्चुअल में समझ में आ जाए। ठीक है ना, उसीलिए बाई लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं। बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत बोला जाता है फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस। ठीक है ना, ट्रांसमिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, ट्रांसमिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस।
बलों के स्थानांतरण का सिद्धांत एक एक हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, बात करते हैं इसको, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि एग्जांपल देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन के तौर पर बढ़ते हैं। बलों की स्वतंत्रता, भौतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि एक बल किसी बॉडी पर लगता है तो वह उस बॉडी पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार लगाता है जैसे मानो कि उस बॉडी पर कोई बल लगा है। अभी हम ऐसे बोल दिए तो आप समझ नहीं पाए, लेकिन आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बेंच पर 4 लोग बैठे हैं, 4 लोगों का अपना अलग अलग वेट काम कर रहा होगा, किसी का 40 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 60 होगा, अपना अपना वेट उस ब्रेंच पर, उस डेस्क पर जो भी जहां बैठे हैं उस पे आप लगा रहे हैं। लेकिन एक लड़का और आया और वहां पर बैठ गया आपके बेंच पर, तो भी जितना वेट आप पहले लगा रहे थे बेंच पर उतना ही वेट लगाएंगे वो लड़का को बैठने के बाद और जो लगा रहे थे बैठने के पहले। मतलब आपके लगाए गए जो भार बेंच पर है वो दूसरे लड़के पर डिपेंड नहीं करता है। अर्थात ये हुआ कि अपना आप भार जो बेंच पर लगा रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से लगा रहे हैं। मतलब सभी लड़कों का जो भार है बेंच पर लग रहा है वो स्वतंत्र रूप से इस प्रकार लग रहा है बेंच पर जैसे मानो कि कोई दूसरा लड़का बेंच पर बैठा ही नहीं। यही आपका है। मतलब बोला जाता है कि यदि किसी बॉडी पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं तो उसका प्रत्येक बल एक दूसरे दूसरे बल से स्वतंत्र होता है, इस प्रकार स्वतंत्र कार्य करता है जैसे मानो अन्य बल पिंड पर न लगा हो। एकदम ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी बॉडी पर, यदि किसी पिंड पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी बलों का जो प्रभाव बॉडी पर स्वतंत्र रूप से इस प्रकार लगता है मानो कि अन्य बल किसी उस पिंड पर न लगे। यही हमारा फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस है। तो कहने का मतलब यदि आप इसको महसूस करते होंगे तो आपको इतना तो दिमाग में चला गया होगा कि भाई यदि एक बल पहले से किसी बॉडी में लग रहा हो, यदि हम 10 किलो न्यूटन का, जैसे हमने इस बॉडी पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स आप लगाए हो, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाए हो और हमने इस बॉडी पर 5 किलो न्यूटन का पहले से इधर से 5 किलो न्यूटन लगा दे तो ये 10 किलो न्यूटन वैसे ही वैसे लगाएगा। मतलब ये नहीं कि आप 5 किलो न्यूटन यदि हम यहां से 5 किलो न्यूटन लगा दे तो ये इतना प्रभाव 5 कर देगा। नो, आपका 10 किलो न्यूटन ये पहले से लगाएगा और 5 किलो न्यूटन आप इधर से लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी ये 10 किलो न्यूटन का लोड ही लगाएगा। यदि हम यहां से 3 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे तो भी ये अपना प्रभाव उतना ही देंगे। यदि यहाँ पर 2 किलो न्यूटन का हमने लगा दिया तो भी ए और ए तीनों बल अपना उतने ही मान से लगाएंगे। यही बोला जाता है, इसी को बोलते हैं फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस। हमको लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि किसी पिंड पर बहुत सारे फोर्स कार्य कर रहे हैं तो प्रत्येक फोर्स अपना प्रभाव स्वतः इस प्रकार से उसके अंदर डालता है जब मानो कि अन्य बल पिंड पर लगा ही नहीं हो। मतलब प्रत्येक फोर्स का पिंड पर जो इफेक्ट होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, इसीलिए उसको फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस कहते हैं। अब आते हैं बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। अब जानते हैं बलों के स्थानांतरण का मतलब बल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, उसको हम बोलते हैं बलों के स्थानांतरण, बलों के ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द फोर्सेस। बलों के ट्रांसफर करने का जो प्रिंसिपल होता है वो कैसा होता है। हमने कहा कि यदि किसी बॉडी ने, मान लीजिए यहाँ कोई एक बॉडी बना दिया और बॉडी के किसी एक बिंदु पर यदि हम कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए फोर्स हमारा कार्य कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, एफ फोर्स काम कर रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में इस बिंदु पर फोर्स आप कार्य कर रहा है, तो ये हमारा बल की क्रिया रेखा, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये फोर्स है। मतलब ये बल की क्या है, क्रिया बिंदु है, इसको हम बल की क्रिया बिंदु बोल दें तो कहा जाता है बल की क्रिया बिंदु पर। जैसे हमने कहा हम या इस बल को यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखिए ट्रांसफर कैसे करना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने ए बिंदु पर लगा रहा है, हमने बी पर लाना चाह रहे हैं और बी पर इसी बल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऐसे लगा दे, जैसे यही सेम सेम देखिए एफ लगा दी। अब आप एक काम करेंगे, बी बिंदु पर आप अपने से, हमने एफ इसी की क्रिया रेखा में एफ आप अपने से लगा दिए, तो बताइए क्या बी बिंदु पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं भाई, 5 किलो न्यूटन के यहाँ 5 किलो न्यूटन का यहाँ लगा देंगे, कैंसिल हो जाएगा, बी पर कोई फोर्स काम कर रहे हैं। लेकिन अब यदि यहाँ देखा जाए, यदि हम इसको देखिए, यदि हम इसको मान लें कि यह दोनों बल आपस में विपरीत डायरेक्शन में है कि नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, यदि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं
यदि हम इसको एक अलग प्रकार से यहां पर बनाएं इसके लिए फिगर को, ये और एक क्रिया रेखा यहाँ पर यही सेम यहीं पर है, इसी फिगर को यहाँ दिखाया जाए। अब यहाँ वाला बल जो है, जो बिंदु ए वाला बल है, पॉइंट ए वाला फोर्स है, ठीक है ना, ये वाला दोनों कैंसिल हो गए इधर इधर वाला, और बी बिंदु पर जो बच रहा है वो देख रहे हैं ना, बी बिंदु पर कौन सा फोर्स बच रहा है भाई, ए आपका इधर वाला फोर्स एफ बच रहा है। मतलब पहले फोर्स आपने ए पर लगाया और सेम फोर्स आपने उसी क्रिया रेखा में बी पर ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि परिमाण और दिशा में बल की क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर संतुलन की अवस्था को परिवर्तित किए बिना, मतलब जैसे हैं वैसे बल को ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि वह बिंदु पिंड के अंदर हो अथवा पिंड से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। मतलब आप यहां से यहां तक, आप यहां तक भी ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन यहां नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब बल की क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर बल को स्थानांतरित किया जा सकता है। बल की क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर समान और परिमाण और दिशा वाले बल को स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस बोला जाता है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनीवेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। मतलब हम एलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस में हम बल को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि वह बल की जो बिंदु है वो पिंड के अंदर हो या उसको दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। तो जब भी आप इसको लिखेंगे आप ये मैकेनिज्म बना देंगे, ठीक है ना। कुछ लोग और यहाँ सी बिंदु पर करेंगे तो एक बल इधर इधर लगाएंगे, तो एक मैकेनिज्म और दिखा देते हैं। चलिए, हमने एक बल यहाँ लगा दिया और एक बल इधर लगा दिया, ठीक है, और ये दोनों देखिए, ये दोनों बल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यदि हम आगे एक फिगर बना दें यहाँ ऐसे, ठीक है ना, एक क्रिया रेखा मान लीजिए यही बल की क्रिया रेखा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ ये जो बल है, ये बल जो है अब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये जो बल F ये सी बिंदु पर आ जाएगा। हमने कहा अब बल कहाँ आ जाएगा, सी बिंदु पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहले हमने यहाँ लगाया ए पर, बी पर ट्रांसफर कर दिया, बी के बाद यहाँ पर सी कर दिया, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, मतलब संतुलन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे हैं वैसे हैं। बल की क्रिया रेखा पर कहीं पर भी किसी बिंदु पर हम इस बल के परिमाण और दिशा में स्थानांतरण किया जा सकता है, जबकि वो बिंदु बल के पिंड के अंदर हो या जो बॉडी से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। यही बोला जाता है कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनीवेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। बस लाइन ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी बोल सकते हैं, विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर वाला मैटर है, बॉडी के अंदर हो या बॉडी से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो, एम है। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनीवे वेयर अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर हो या एक और शब्द बोल सकते हैं बॉडी से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। मींस बल को सेम परिमाण और डायरेक्शन में उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, जबकि वह बिंदु बॉडी के अंदर हो अथवा बॉडी से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। ये हमने जो बात किया है, चाहे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्सेस हो, चाहे फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस हो, चाहे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस हो, ये आपका आज का जो तीसरा भाग में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये तीनों भाग जो हमारा बेसिक जो इंट्रोडक्शन का था, मींस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर जो 3 क्लास हमने डिस्कस किया था, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, वो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। और हमने बता दी कि बेसिक इंट्रोडक्शन से एटलीस्ट कम से कम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप होते हैं और मैक्सिमम 4 मार्क्स हो सकते हैं। इसलिए आप इन तीनों क्लास को रिवाइज करेंगे। इन तीनों क्लास को यदि अच्छे से समझे हैं तो आगे आपको और ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आपको काफी हेल्प करेगा समझने में। इसीलिए फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ द फोर्सेस हुआ, चाहे ट्रांसबिलिटी ऑफ द फोर्सेस हुआ, चाहे फोर्स का यूनिट वगैरह आदि हुआ, चाहे फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक हुआ, इन सभी को यदि आप अच्छे से सीखे हैं तो आगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बड़ी आसानी से आप हल कर पाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी और भी यदि आपको किसी प्रकार की क्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत